हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे। वन शॉट बोल के यार दो वीडियो बनानी पड़ गई मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि पहले लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक बेसिक बताया था, काफ़ी चीज़ें तुम्हें याद करने को भी बताई थी, बहुत बेसिक सा हो गया था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तुम बेसिक देख करके ही पहुँचे होंगे। अब अपन ने मॉल की बात कर लिए थे यार, काफ़ी चीज़ें बातें हो चुकी थी। अपन वापस पहुँच जाते हैं वहीं पर। मॉल कितना बड़ा होता है वो नंबर ये भी मैंने बता दिया था। अपन पहुंच गए थे यहाँ तक, ये नंबर बता दिया था मैंने कितना बड़ा होता है, कंपैरिजन करे थे अपन ने। फिर अब आगे अपने को क्या सीखना है कि मोल को बनाया कैसे जाता है। तो अपन पहले समझते हैं मोल बनाने से पहले कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अपन ने आइडियल एटम जो माने हैं वो कार्बन को माने हैं। कि क्या दूसरा कोई एटम माना जाता तो क्या मोल की डेफिनेशन बदल जाती, डेफिनेशन वही रहती, लेकिन क्या उसके अंदर की कुछ नंबर्स बदल जाते। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, शायद 2016 में आया था, वो भी देखेंगे अपन, आएगा आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन की एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। इसको अपन AMU या फिर U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाल्टन के लिए एक्चुअल में थोड़ा सा उसको सम्मान दे देते हैं, तो अपन इस यूनिट को डाल्टन भी बोल देते हैं। आगे देखेंगे अपन ये होता क्या है 1 mu। तो 1 mu जो होता है वो 1/12 मास होता है किसका, आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसका जो भी वेट था उसका 1/12 कर दो। ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि 12 जो एटॉमिक मास इसका होता है उसका 1/12 कर दो, तो वो 1 mu की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी, तो 1 mu तुम डायरेक्ट याद रख लो, डाल्टन AMU सब सेम ही यूनिट्स है। ये निकल के आती है कितनी, कार्बन 12 का जो मास होता है वो इतना होता है। अब इसको तुम डिवाइड कर दो 12 से, तो 1 mu की जो वैल्यू है वो 1 प्रोटॉन के बराबर निकल के आती है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये लिखा हुआ है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, इतना होता है। अगर ग्राम में देखोगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24, क्योंकि 1 kg में 1000 होता ही है, इसको भी डिस्कस करे थे अपन ने, तो ग्राम में ही निकल जाता है। अब ये अगर तुम याद रख लो तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे कभी AMU को कन्वर्ट करने को आया भी तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू ये होती है। अब इसको अपन देखो, यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू निकल के आई है इसको अपन A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम एक AMU आगे जाकर के जरूरत पड़ेगी इसकी जरूर, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg तो याद रखोगे। अगर इसको एवोगैड्रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 1/Na भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी इसकी वैल्यू होती है 1/Na। अगर ये Na में निकालोगे तो ये ग्राम में निकल के आता है, तो 1/Na बोलो, या फिर kg में याद रखना है तो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इसको अपन 1 mu बोलते हैं। अब AMU बना कैसे, एटॉमिक मास यूनिट बनती कैसे है। अब जो डाल्टन था उसने ऐसा बोला था कि यार एटम जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और छोटे पार्टिकल में, वो खुद ही एक टिनी पार्टिकल होता है। लेकिन फिर बाद में और पता चला था कि एटम्स के अंदर और भी चीजें होती है छोटी छोटी, जिससे अपन एटॉमिक मास बनाते हैं। तो एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जल्दी डिस्कवर हो गया था, उसके ऊपर चार्ज होता है इस वजह से। फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाऊंगा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिर आया था न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब भी अपन इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये तीनों जुड़ करके क्या बनता है, किसी एटम का मास बनता है। इसको अपन एटॉमिक वेट बोलते हैं या एटॉमिक मास, अभी अपन लिख लेते हैं एटॉमिक मास बनाते हैं इससे अपन। यही एटॉमिक मास होता है। इसको जोड़ोगे तो इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए तुम्हें कि इनके ऊपर कितना वेट होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है 1.68 इंटू 10⁻27, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे की वैल्यू दिखी रही होगी। जो पीछे की पावर है वो सेम ही होता है, एक्सपोनेंट सेम है दोनों का। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही कम वैल्यू रखता है, कितना डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस भी आगे अपन ने कंपैरिजन कर रखे। ये कंपैरिजन है तीनों के अंदर। जो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6, इसको अगर 1 मान लोगे, रेशो है, इन तीनों को डिवाइड कर दो इसी से 1.68 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में। इन तीनों को डिवाइड करोगे सेम वैल्यू से 1.68, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। इसको भी डिवाइड करोगे 1.68 इंटू 10 की पावर -24, इसको भी उसी से डिवाइड कर दो -24। जब डिवाइड करोगे तो डिवीजन होने के बाद न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1 रहेगा, जो प्रोटॉन का मास है वो 0.994 हो जाता है, और इसको 1/1837 टाइम्स ज्यादा होता है। इसकी वैल्यू अगर तुम निकालोगे AMU में कैसे निकालना है अभी बताया थोड़ी देर पहले। एक AMU जो होता है उसको अपन ने प्रोटॉन के मास के इक्वल माने 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम।
उससे जब इसको डिवाइड करोगे, ये थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, इस वजह से जब डिवाइड करोगे तो 1 से वैल्यू ज्यादा है, इसकी भी 1 से वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू है बहुत कम होती है। तो जब भी अपन एटॉमिक मास लेते हैं या मोलर मास या कुछ भी लेंगे आगे जाकर के, तो जो मास होता है वो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का ही एक्चुअल में काउंटिंग में लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है तो उसको अवॉइड कर देते हैं। तो कुल मिला के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल किया जाएगा और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही काउंट किया जाएगा। तो जब भी अपन एटॉमिक मास पढ़ेंगे तो इसी के अंदर ये दोनों चीजें काउंट की जाएंगी। अब किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये है पीरियोडिक टेबल, कभी ना कभी तुमने देखी होगी कलरफुल वाली, तो उसमें अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ई है वो एक एलिमेंट है जिसके नीचे हमेशा अपन किसको लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और अपन ऊपर ये जो ए है ये हमेशा लिखते हैं किसको, एटॉमिक वेट को। नीचे एटॉमिक नंबर आ गया, ऊपर एटॉमिक वेट आ गया। तो ए मास नंबर, एटॉमिक नंबर है। इसमें होता क्या है, एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ अपन किसको काउंट करते हैं, प्रोटॉन को, और मास नंबर में किसको काउंट करते हैं अपन, यहाँ पर एटम्स को, सॉरी जो न्यूट्रॉन का नंबर है उसके अंदर अपन किसको काउंट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें। अपन ने एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करे हैं, नीचे अपने पास जेड है, यहाँ पर जेड आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो जब भी तुम्हें कुछ काउंटिंग करने को बोले एक एटम देकर के कि बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की भी काउंटिंग बता दूंगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की काउंटिंग करके बताओ कि कितनी होगी। हालांकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, अपन यही देख लेते। प्रोटॉन को काउंट करना है तो उसका एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर ये किसी भी एटम में हमेशा होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का रीजन क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है कभी भी रिएक्शन नहीं करता, वो बाहर नहीं जाता है, उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा सिक्योर होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उसको निकालने के लिए क्या करोगे, अभी न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो इसके अंदर भी काउंट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, लेकिन जो नीचे है यहाँ पर सिर्फ कौन काउंट किया जा रहा है, प्रोटॉन। तो अपन क्या करें, एटॉमिक मास में से जेड को माइनस कर दो, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास ए माइनस जेड करें, और इसका जो फॉर्मूला एटॉमिक नंबर का वो सिर्फ क्या है, जेड है। ए माइनस जेड करोगे, ये भी क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। एटम टू एटम डिफरेंट होते हैं, हो भी सकता है सेम हो, उसको अपन आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है वो न्यूक्लियस के अंदर सिक्योर होती है ना, कंजर्व रहती है, निकलती नहीं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअल में ट्रांसफर हो जाता है, कोई मेटल है तो वो डोनेट कर देगा, नॉन मेटल है गेन कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटम टू एटम चार्ज के ऊपर। एक सिंगल एटम के अंदर भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके चार्ज पर डिपेंड करते हैं। मान लेते हैं कि जो एटम है वो न्यूट्रल है पूरी तरीके से, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के, तभी तो न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लेते हैं, सोडियम 11 नंबर पे आता है, 23 इसका एटॉमिक मास होता है, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे 11 प्रोटॉन बराबर होंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई कैटायन है, ऑब्वियस सी बात है कैटायन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कोई भी अपन कैटायन लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तभी तो वो कैटायन बना है। एग्जांपल के तौर पे अपन एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, एटॉमिक मास होता है 27, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +3 मान लेते हैं अपन, 27, इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसमें प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, जितना चार्ज उतने कम कर दो। तो कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, तो उसमें +3 है, माइनस कर दो तो देन 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कैटायन निकालने के लिए, कैटायन के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन इक्वल में जो भी उसका एटॉमिक नंबर है Z, उसमें से उसका चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो माइनस करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। अच्छा ये क्यों काउंटिंग बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी अपन मोल पढ़ने वाले हैं और मोल के अंदर इनके भी नंबर्स पूछते हैं वो कि इलेक्ट्रॉन नंबर बताओ, प्रोटॉन नंबर बताओ, इस वजह से अपन को ये सब काउंट करते आना चाहिए। तो कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस कर देना, जैसे यहाँ पर बताया मैंने। अब अगर मान लो वो एनायन है, तो एनायन ऑब्वियस सी बात है तब बनेगा जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उसके अंदर प्रोटॉन से ज्यादा क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर निकालने के लिए जितना चार्ज उसने गेन करा है या उसके ऊपर जो भी चार्ज दिखेगा उतना तुम यहाँ पर क्या करना, ऐड कर दो। तो एनायन में चार्ज को जोड़ना है और कैटायन में एनायन चार्ज को माइनस करना। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, -2 चार्ज रखता है, 8 नंबर पे आता है, 16 एटॉमिक मास है। प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, 8 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है। ये छोटी सी बेसिक चीजें तुम्हें आनी चाहिए,
जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ये सब आगे काम आने वाला है, बेसिक माना जाता है ये सब। अब आ जाते हैं अपन एटॉमिक मास यूनिट की। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसको या तो एमयू में रिप्रेजेंट करो, या फिर डाल्टन को सम्मान देने के लिए डाल्टन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। अब यूनिट बता दो, सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट लिखने से अच्छा यूनिट ही लिख दो। अब ये एक एमयू बराबर ये इतना होता है, इसका मल्टीप्लाई करके अपन पीछे यू या एमयू या फिर डाल्टन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब क्या हो कि कई बार क्या होता है, एक सिंगल एटम मिलता नहीं है, नेचुरली मिलती है सिर्फ नोबल गैस सिंगल, लेकिन बहुत सारे एटम जो होते हैं ना वो कंबाइन रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। तो अपने को एटॉमिक मास यूनिट के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास भी आना चाहिए निकालते हुए। अलग अलग एटम के मास मैंने 20 तक याद करने को दिए, अगर वो याद होंगे तो ये चीजें अब तुम्हें काम आएगी। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये एक्चुअल में मास ऑफ अ मॉलिक्यूल होता है। एक मॉलिक्यूल उठा लो, पूरा उसका मास निकाल लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमोनिया लिया गया, तुम कुछ भी ले सकते हो, अभी अपन एग्जांपल लेंगे। तो NH3 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कितना होगा, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14, 3 हाइड्रोजन है उनका होता है 1.008। ये कैसे आया ये भी बताऊंगा। सब एड ऑन करोगे तो एड ऑन करने के बाद 17 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं यहाँ पर जिनके तुम्हें आने चाहिए। NH3 का तो बता ही दिया है, NH3 में एक नाइट्रोजन का 14 है, याद रहेगा तुम्हें, 3 हो जाएगा तो ये 17। अब ये 17 MU इसका निकलता है, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर CH4 है, और कोई सा देख लेते हैं। CH4 में एक कार्बन है, 12 हो गया, 4 हाइड्रोजन है, 16 MU हो गया। ये इनके मॉलिक्यूलर मास है। सबसे कॉमन जो यूज होता रहता है वाटर, वाटर में कितने होंगे, तो एक ऑक्सीजन हो गया 16, 2 हाइड्रोजन हो गए 18 MU हो गया। ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो, तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है उसका निकाल लेना। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल बता देता हूँ जो आगे जाकर के अपन पढ़ने वाले हैं, जिनके ऊपर PYQ में क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का मैंने बताया था 20, 20 तक तो याद करना ही था। ये 12 हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए 48 है, पूरे को जोड़ोगे तो 100 AMU आ जाएगा। ये अपन MU जो लगा रहे हैं वो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए लगा रहे हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो इसका ध्यान रखना कि AMU जब बात की जाएगी ना तो ये क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल एटम या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात की जाएगी, सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये इस टाइप से तुम निकाल सकते हो। और भी एग्जांपल हैं, भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, कम से कम 5-6 मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी पूछा जाता है। मैग्नीशियम का 24 होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ये टोटल हो जाएगा 40 AMU जो आगे आने वाले हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जो आगे यूज होने वाले, रिएक्शन अपन पढ़ेंगे भी, कुछ एग्जांपल आएंगे, PYQ के क्वेश्चन है। तो ये हो गए अपने पास क्या, यहाँ पर 2 चीजें। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट अपन एक सिंगल एटम के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक याद ही होना चाहिए तुम्हें। मॉलिक्यूलर मास होता है वो अपन एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम कंबाइन हुए हैं उन सबका एटॉमिक मास यूनिट निकाल लेते हैं, जोड़ देते हैं और बना देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी मैं AMU पढ़ा रहा हूँ या फिर अपन मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं वो हमेशा सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपन इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रहे। यहाँ पर देखो अभी मोल की बात की ही नहीं जा रही। मोल क्या होता है वो मैंने पहले बता दिया है, लेकिन मोल को यूज कैसे करना है वो अपन देखेंगे अभी आगे। अब मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है या एटॉमिक मास जो होता है वो सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के लिए होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में ये बोला जाता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि अपन मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करते, अपन मोलर मास यूज करते हैं। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जो होता है 1 मोल का मास होता है। मोलर मास को तुम याद रखो, मास ऑफ 1 मोल। अब ये जो 1 मोल है ये कुछ भी हो सकता है। 1 मोल का मतलब या तो 1 मोल एटम्स हो सकते हैं, या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर 1 मोल आयंस हो सकते हैं, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी का भी तुम मास लो, लेकिन उनका जो नंबर है, जैसे एक एटम का मास ले लिया अपन ने और उसमें Na का मतलब 1 मोल था, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोलर मास बन जाएगा ऑफ एटम। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास मेरे पास है तो उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोलर मास बन जाएगा ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में ना एक धागे भर का फर्क है। मोलर मास में अपन मास ऑफ 1 मोल लेते हैं और मॉलिक्यूलर मास में सिंगल मॉलिक्यूल का मास लेते हैं। और जब भी सिंगल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं तो वो एटॉमिक मास यूनिट में चले जा रहे हैं, लेकिन जब अपन मोलर मास लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो यूनिट है ना मोलर मास की, वो यूनिट बनती है ग्राम पर मोल।
अब इसको आगे समझते हैं कि ग्राम पर मोल बना कैसे। मतलब अगर मैं मोल का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो वो जो AMU है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्राम में। अब कैसे कन्वर्ट होता है वो अपन सीखते हैं। देखो एक कार्बन का एटम का मास है तुम्हारे पास, एक कार्बन एटम का मास कितना था, तो अपन ने उसको निकाल लिए थे 1.99 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में लेंगे तो इतना आएगा। ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखे हैं कि ये बना कैसे है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो एटॉमिक मास, ये अपने पास ये वाला था, थोड़ी उधर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ये वाले जो वैल्यू है ये एक्चुअल में एक कार्बन का क्या होता है, वेट होता है ना, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का जो मास है ये केजी में है, इधर अपन ले रहे हैं ग्राम में। यहां पर अपन ग्राम में ले रहे हैं, 23 आएगा, 24 लिख दिया था मैंने, -23 ग्राम। ये किसका मास है, एक कार्बन एटम का मास है। अगर मैं उस एक कार्बन एटम के अंदर Na का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो Na का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू जो होगी ना वो सेम टू सेम एक कार्बन एटम का मास ही रहेगा, लेकिन वो AMU से कन्वर्ट होकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ग्राम में। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपन थोड़ा अलग स्लाइड ले लेते हैं। देखो एक अगर मान लो मैं 1 एटम ऑफ कार्बन की बात करता हूं, 1 एटम ऑफ कार्बन, तो इसका जो मास है वो अपन लेते हैं 12U, है ना। और एक AMU बराबर क्या होता है, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है कि 1U बोलो या डाल्टन बोलो, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये होती है ना। किलोग्राम में लोगे तो 27 आ जाएगा। जब यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ कि एक एटम कार्बन का जो वेट है वो कितना है MU में, 12U अपन ले रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि Na एटम ऑफ कार्बन, जब मैं Na एटम लूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो 12U है, 12U इंटू में अपन क्या करेंगे 1 पॉइंट, जो U की वैल्यू है वो 66 इंटू 10 की पावर -24, और Na का क्या करेंगे यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मेरे पास एक एटम था कार्बन का, उसका 12 एटॉमिक मास यूनिट निकल के आ रहा था, Na एटम का निकालूंगा तो Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। Na की वैल्यू रख दो यहाँ पर। जब Na की वैल्यू, तो Na की वैल्यू ना भी रखें तो मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी डायरेक्ट काटने के लिए। देखो यहाँ पर 1 जो U है उसको अपन 1/Na भी लिखे थे अगर याद हो तो 1/Na ये ग्राम में होती है, तो 1/Na रखेंगे तो अपन डायरेक्ट ये जो U है उसकी जगह 1/Na रख दो। तो 12 इंटू में 1/Na इंटू में क्या हो जाएगा Na से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में निकलेगी, ग्राम में। तो कुल मिला के बात ये होती है, सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, या तो मैं सिंगल एटम ले रहा हूं, है ना, सिंगल मॉलिक्यूल ले रहा हूं, सिंगल आयन ले रहा हूं, सिंगल कुछ भी अगर लेंगे अपन, तो सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल है, उसको हमेशा मेजर करेंगे अपन किसमें, AMU में, या फिर U में, या फिर अपन डाल्टन को रेस्पेक्ट देने के लिए DA भी लिख देंगे डाल्टन के लिए। लेकिन जब भी मैं Na की बात करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक एटम एक मॉलिक्यूल है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर Na एटम है या फिर Na मॉलिक्यूल है, Na एटम या Na मॉलिक्यूल है, तब मैं उनको मेजर करूंगा किसमें, ग्राम में। तो इसलिए अपन इसको ग्राम पर मोल भी बोलते हैं। ग्राम पर मोल के हिसाब से मतलब एक मोल के अंदर इतने ग्राम होता है, क्योंकि इतने सारे एटम इकट्ठे हो गए हैं। Na जो नंबर है मैंने बताया था बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतनी चीजें इकट्ठी कर ली जाए तो वो जो AMU है बहुत छोटी यूनिट होती है। इतने सारे पार्टिकल इकट्ठे कर लो कि वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है ग्राम में। अब अच्छी बात ये है कि जब वो सिंगल एटम हो, मॉलिक्यूल हो, तो जो AMU की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू हो जाती है एटम और मॉलिक्यूल की, बस दोनों की यूनिट चेंज हो जाती है। जैसे कि एक एटम ऑफ कार्बन 12 यूनिट रखता है, Na एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम रखते हैं। तो इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए किसके लिए, यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट में AMU या मॉलिक्यूलर मास, यहाँ से स्टार्ट करे थे अपन ने। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो सिंगल एटम के लिए यूज कर रहे हैं अपन, एक AMU की वैल्यू इतनी होती है। फिर अपन आगे बढ़े तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है, इन सबको अपन ने ऐड कर दिए थे। यहाँ पर ऐड करने के बाद भी यूनिट वही रहेगी AMU। लेकिन अपन जब आगे बढ़े तो अपन ने ये कुछ एग्जांपल देखे थे। फिर अपन आगे बढ़े मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में फर्क क्या है कि मॉलिक्यूलर मास में एक सिंगल ले रहे थे, और मोलर मास में अपन एक मोल एटम, एक मोल मॉलिक्यूल या आयन या Na के बराबर ले रहे हैं।
तो जब जब तुम Na का मल्टीप्लाई करोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राम में। इसलिए ये यूनिट बनती है कि यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होती है यहाँ पर, ग्राम पर मोल। तो क्वेश्चन जब आता भी है तो उसमें जो वैल्यू दी जाती है लिख करके वो एमयू में लिख के नहीं देते, वो ग्राम पर मोल में लिख के देते। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले यूज भी करे थे, 1 यूनिट जो 1/Na के बराबर होती है। तो ये सब समझ में तो आ ही गया होगा कि सेम सेम क्यों रहता है। तो जब भी सिंगल सिंगल एमयू, जब भी Na की बात करेगा कि 1 मोल की बात कर रहा है, ग्राम पर मोल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहा है, मोलर लेवल पे बात कर रहा है। चलो वहां तक तो चीजें क्लियर है। अब ये मैंने बता ही दिया कि जिसके आगे भी तुम ग्राम लगा दिए, इसका मतलब उसमें अपन Na का यूज कर रहे हैं, Na नंबर का यूज कर रहे हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास बोलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही सेम 1 मोल ऑफ एटम ऑफ टाइप ऑफ ग्राम में ले रहे हैं अपन। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है मतलब वही सेम चीज, मॉलिक्यूल तो है लेकिन वो 1 मोल लेवल पर आ गया है। अगर ग्राम आयनिक बोलेगा तो वापस से वो 1 मोल लेवल पर आ गया। तो डिफरेंस समझना, अगर मान लो एमयू जो बात कर रहा है तो वो सिंगल सिंगल हो गया, और ग्राम ग्राम की बात कर रहा है तो 1 मोल हो गया। अब इसको इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब तुम कभी भी इसको यूज कर सकते हो, जब भी ग्राम आया समझ जाना फट से कि वो मोल लेवल पर बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने अब स्टार्टिंग में एक मैंने यहाँ पर जो डाला है थंबनेल, उसके अंदर कुछ एटम डाले होंगे, उसके ऊपर तो नहीं जाते, एग्जांपल में बता देता हूँ कि तुमने कभी देखा होगा कि हाइड्रोजन का जो पीरियोडिक टेबल में तुम मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा हूँ, एटॉमिक वेट देखोगे तो 1.008 मिलेगा। तो ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का मिलेगा 15.99, और किसी का देखोगे, अपन कार्बन का एग्जांपल लेके दे रहे हैं, तो कार्बन का देखोगे वेट तो वो 12.01 AMU ऐसा लिखा हुआ आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो अपन कलरफुल जो परचेस करके लाते हो ना तुम लोग, वो वाली में देखोगे तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो अगर वो वैल्यू को देखोगे तो इसमें अपन ने देखे हैं कि एटम्स के अंदर ऊपर अपन किसको लिखते हैं, एटॉमिक मास को, नीचे किसको लिखते हैं अपन, एटॉमिक नंबर। लेकिन ये तो न्यूक्लियस के अंदर सिक्योर होते हैं, अपन ने कंजर्व लिखे हैं, फिर भी अपन जो वैल्यू है उसकी वो टुकड़ों में लिख रहे हैं, पॉइंट में लिख रहे हैं, जो कि पॉइंट में आना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 इस टाइप से नॉर्मल आना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज होती है ना, ये सब की सब क्या होती है, एवरेज होती है। अब किसका एवरेज होती है, ये तो एक एग्जांपल लिया था एवरेज निकालने के लिए। इसका एवरेज निकालना होता तो अपन पहले क्या करते थे, इन सबको जोड़ देते थे। कलर दूसरा यूज करना पड़ेगा। देखो ये सबको जोड़ देते थे, जितनी भी ये जो वैल्यूज दिख रही है सबको प्लस 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 करते जाओ, और लास्ट में जितने भी नंबर है, जैसे 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड करते थे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तुम्हारा परसेंटेज आ जाता था, एवरेज परसेंटेज। तो वैसे ही अपन एटम में भी करते हैं। अब क्या होता है कि नेचर में हर एक एटम का आइसोटोप तो मिलता ही मिलता है। आइसोटोप में क्या होता है कि बहुत पहले कार्बन जो था वो दुनिया में कार्बन 14 के रूप में मिलता है, C14। फिर वो विघटित होते रहा, टूटता रहा, टूटते टूटते वो 13 में कन्वर्ट हुआ, और ब्रेक डाउन हुआ तो वो 12 में आ गया। और आगे इन फ्यूचर जब अपन बढ़ेंगे तो उसका न्यूक्लियस धीरे 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 डिकम्पोज होते जाएगा और टूटते जाएगा, रेज वगैरह निकालते रहेगा, गामा रेज निकल जाएगी कुछ टाइम तक, अल्फा भी निकल जाता है, अल्फा निकलता है तो बहुत ज्यादा ही रिड्यूस हो जाता है, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा निकालते हैं, ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि नेचर में जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा तो ये भी मिल रहा होगा, ये भी मिल रहा होगा, अब ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो ये दोनों अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा तो ये मिलता है। तो अब अपन अगर मान लो जो मोजले की पीरियोडिक टेबल देखते हैं या बोहर की देखते हैं तो उसके अंदर वो किसी एक एटम को नहीं उठाते, वो जितने भी आइसोटोप है उनका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 16 है और इसका जो है वो 18 है, एक कार्बन जो है ऑक्सीजन जो होता है वो 15 भी होता है, 8 और 15। जब उन सब का एवरेज निकाला जाता है तो ऑक्सीजन को शो किया जाता है इस टाइप से 8 और 15.99। जैसे ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, इन सब का जब एवरेज निकाला जाता है तो हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 1.008। अब ये बना कैसे, वही अपने को से सीखना है कि एवरेज कैसे बनाते हैं। तो एवरेज बनाने के लिए अपने पास ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट किस टाइप से, वो क्या बोलता है कि जो भी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस मतलब परसेंटेज अबंडेंस है उसको अपन उसकी परसेंटेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने के लिए अभी मैंने बताया नेचर में कितना मिल रहा है परसेंटेज, उसका मास क्या है, कितना मिल रहा है, मास क्या है, ऐसे जोड़ते जाओ और लास्ट में सबको परसेंटेज है इसलिए 100 से डिवाइड कर, क्योंकि परसेंटेज ले रहे हैं अपन। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी बना देते हैं अपन कि जो एवरेज मास होता है, एवरेज मास कैसे निकालोगे, इसको अपन x मान लेते हैं तो x1 m1 प्लस x2 m2, ऐसे प्लस करते करते आगे जाते जाओ, नीचे x1 प्लस x2 प्लस x3
अगर ऐसे कुछ भी करोगे तुम तो नीचे तो 100 ही आएगा, हमेशा 100 आता है। तो इसका फॉर्मेट ये बन जाता है x1 m1 प्लस x2 m2, नीचे आ जाएगा अपने पास कितना 100, 100 से डिवाइड करना है। कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो नेचर में जो कार्बन होता है वो 12 जो होता है C12 जो होता है वो नेचर में 99% मिल रहा होता है। नेचर का मतलब जैसे कार्बन अर्थ क्रस्ट का देखो, किसी की बॉडी का कंपोजिशन देखो, या कहीं पर भी कुछ भी देखोगे, टिश्यू में भी देखोगे तो कार्बन 99% अर्थ क्रस्ट ही लेते हैं नॉर्मल एग्जांपल पे, तो ये 99% मिलता है। और जो 13 वाला है वो मिलता है सिर्फ 1%। अब इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, तो एवरेज कार्बन का एवरेज मास निकलेगा अपने पास 99 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 इंटू में मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। 99 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एवरेज आता है 12.01 AMU निकल के आ जाता है। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो पीरियोडिक टेबल में सारे आइसोटॉप्स का एवरेज निकाल कर एक सिंगल एवरेज एटॉमिक मास बनाया गया और उसको रख दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। डाल्टन थ्योरी क्या बोलते हैं, डाल्टन का नाम बार बार ले ही रहे थे कि एटॉमिक मास यूनिट में डाल्टन भी बोलते हैं अपन। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होती क्या है, अब इसको समझने के लिए छोटा सा ऐसा समझो कि कोई मेटर ले आओ तुम उठा के, मेटर ना समझो एलिमेंट ले आओ, एलिमेंट कोई भी एक तत्व ले आओ, धातु ले आओ, कुछ भी उठा के लाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले आता हूं यहाँ पर, इसका ले लें अपन, लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं। तो जब मैं लोहे का टुकड़ा लूंगा तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सारे एटम साइज में, शेप में, दिखाने में, उनके अंदर जो भी सारी वैल्यूज होंगी वो सेम टू सेम होंगी। ये अपन मान के चल रहे हैं इस टाइप से। आयरन का मैंने टुकड़ा लेके आ गया, ये हो गया। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को तुम समझो कि ये कोई एलिमेंट है। डाल्टन बोलता है कि ये एलिमेंट उठा के लाए, एलिमेंट उठा के लाओ, या इसको अपन मेटर बोल दो, एलिमेंट या मेटर। इसके अंदर की सबसे टीनी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो होता है एटम। ये बोलता है डाल्टन कि सबसे छोटी यूनिट किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटर की उठा के लाओगे तो सबसे छोटी यूनिट जो है वो एटम है। हालांकि गलत थ्योरी है, इसमें हर एक पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं लिमिटेशंस को बताता है, अपन आगे देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो ये जो बोलता है वो क्या बोलता है कि जो भी एलिमेंट्स या मेटर होता है वो टाइनी पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना होता है। और ये जो सारे एटम होते हैं ना, ये दिखने दिखाने में एक जैसे होते हैं, इनका एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक मास की तो बात ही नहीं करें अपन, क्योंकि उस टाइम पे वो और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात नहीं करता था, वो एटम्स की बात करता था, इसलिए एटॉमिक मास यूनिट अपन बोलते आ रहे हैं। डाल्टन ने दिया है वो। तो यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है। अगर मान लो कि अपन किसी और टुकड़े को उठा के लाए, है ना, दूसरा टुकड़ा ले आओ किसी का, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के जो एलिमेंट होगा उसमें जो सारे एटम्स होंगे वो एल्यूमिनियम के ही होंगे। ये डाल्टन की थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, तो ये जो सब कुछ है ये डाल्टन के अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पर। तो ये समझ सोचना कि ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। डाल्टन के एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं और वो एग्जाम में आते भी हैं, अभी 2025 के एग्जाम में भी आया था। तो ये कोई दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट या टुकड़ा या तत्व या मेटर कुछ भी बोलो, ये दूसरा एलिमेंट है। एलिमेंट सेकंड नाम दे देते हैं और इसको एलिमेंट फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है इसके भी अंदर क्या होगा, एक छोटे छोटे एटम्स होंगे, ये एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, और ये वाले जो हैं वो आयरन के एटम्स हैं। तो डाल्टन क्या बोलता है कि एक एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं, एक एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं दोनों एटम्स को कंपेयर कर रहा हूँ, मान लो कि मैं इसको भी कंपेयर कर रहा हूँ और इसको भी कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटम रखते हैं, वो सिमिलर नहीं होते। डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटम रखते हैं। एटम सबसे छोटा है, टूटेगा नहीं, बना नहीं सकते, यही सब इसने छोटी छोटी बातें बताई थी कि जो मेटर होता है वो टाइनी पार्टिकल्स रखता है जिसको अपन एटम बोलते हैं, बता ही दिया है। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये भी अपन ने बात कर ली है कि सब एटम्स जो है वो सेम होंगे, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसा ये बोलता है। इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, उनका मास भी इक्वल होगा। और अगर मान लो कोई डिफरेंट एलिमेंट है तो वो डिफरेंट मास रखेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन ले रहे हैं कि आयरन का टुकड़ा, आयरन का मास अलग होगा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का मास अलग अलग होगा।
ये ऐसी बातें करता है। फिर बात करें अपन कंपाउंड जो होते हैं वो एटम से मिलकर बना होता है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जब भी अपन किसी कंपाउंड को देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O को देखते हैं, CH4 को देखते हैं, Fe2O3 को देखते हैं, तो ये कंपाउंड की बात कर रहा है। और जब कंपाउंड की बात करेगा तो वो बोल रहा है कि उसके अंदर डिफरेंट एटम्स जो है वो कंबाइन होकर के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे इनका रेशियो जो है वो 2:1 है, 4:1 है, इसका रेशियो अगर तुम देखोगे तो Fe2 आएगा, इसका रेशियो 2:3 है। इस टाइप से बोलता है कि ये किसी कंपाउंड के अंदर हमेशा एक फिक्स रेशियो में डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स होते हैं वही रीअरेंज होते रहते हैं इधर उधर, ऐसा इसका कहना है। अब यहाँ पर हर एक पॉइंट का ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक हर पॉइंट का क्या है, देखो पहले पॉइंट में क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पर कि ये बोल रहा है कि सबसे टाइनी पार्टिकल्स एटम्स है, ये गलत पॉइंट है। रीजन क्या है कि जो स्मॉलेस्ट पॉइंट जो पार्टिकल्स हैं वो और भी छोटे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माने जाते हैं। ये दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है। अगर किसी एलिमेंट की बात कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ये वाले पॉइंट ले रहे हैं कि ये सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर बोल रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 99% अपने पास कार्बन कौन सा था, C12, सभी में C12 था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच बीच में कोई सा आ गया C13, इस टाइप से भी आ सकता है ना। 1% C13 भी था, 99% C12 था, तो क्या सबकी प्रॉपर्टी सेम है एटॉमिक मास? नहीं, गलत है। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। फिर उसके बाद बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, दोनों को कंपेरिजन करोगे तो ये थोड़ा ठीक भी बोल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, दोनों में मिक्स भी हो सकता है। मान लो कि अपन कोई एक और टुकड़ा लेकर के आ रहे हैं जो कि क्या है, एक्चुअल में मिक्सचर है ना, मिक्सचर हो जाए, वो किस किस का मिक्सचर हो जाए, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ मान लो मर्क्यूरी मिला दी, एल्यूमिनियम अमलगम बना दी, तो इसके अंदर एल्यूमिनियम भी मिल रहा है और मर्क्यूरी भी मिल रही है, सेम तो है नहीं और डिफरेंट भी है उसी के अंदर। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रखता है। और ये अपन देखें अगला पॉइंट क्या बोला इसने कि ये फिक्स रेशियो में ही रिएक्शन करते हैं, ऐसा इसने बोला कि कंबाइन जब होते हैं फिक्स रेशियो में होते हैं। लेकिन जब अपन तुम पढ़ते थे, पहले पढ़ाया जाता था, अब तो पढ़ाया नहीं जाता, सॉलिड स्टेट, उसके अंदर स्टोइकियोमेट्री जो रेशियो आता है वो बिगड़ जाता है, शॉर्टकी और फ्रेंकेल करके आते थे, अब तो नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी आयरन जो है ऑक्सीजन बराबर नहीं होते, आयरन जो होता है वो थोड़ा सा अलग रेशियो में रिएक्ट कर जाता है 0.98, तो इसमें ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। फिक्स रेशियो में नहीं होते, कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं, रीअरेंज होते हैं, एटम्स ही होते हैं, ये थोड़ा सा ठीक पॉइंट है, इसमें ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ये वही है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, डिवाइड इनटू इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में अपन कर सकते हैं, इसलिए वो ड्रॉबैक हो गया। डिफरेंट मासेस एज अ केस ऑफ आइसोटोप, ये आइसोटोप की बात कर रहा है, आइसोटोप आइसोबार की बात कर रहा है। रिएक्शन जो होती है वो डज नॉट ब्रेक विद द सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, इसमें छोटा मोटा जो कुछ जो अभी मैंने बताया ना, नॉन स्टोइकियोमेट्री भी होती है, आयरन 0.98 है, नॉन स्टोइकियोमेट्री में आता है, ठीक है, ये डाल्टन हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, बहुत ईजी है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों पल्ले जो है, पल्ले बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, दोनों पल्ले जो है वो बराबर होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, बस इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही सेम चीज है ना, उसको अपन बना सकते हैं मास को, ना ही खत्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या फिर किसी भी फिजिकल चेंज के टाइम पर उसको बना भी नहीं सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। इसलिए रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यही होगा रीजन, तो कभी हो नहीं सकता गड़बड़ हो। इसके अंदर अपन देखें लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन में, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन होगा, इधर भी वही का वही होना चाहिए। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपन देख रहे हैं कि इस टाइप से अगर तुम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो इस टाइप से, 2H2 और O2 हो गया इधर। अगर इधर देखोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होना ही चाहिए। इधर मास देखोगे तो मास कितना निकल के आएगा, यहाँ पर देखो मास कितना निकलेगा, 2 और 4 AMU हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 32 AMU हो जाएगा। दोनों को कंबाइन करोगे तो 36 AMU हो जाएगा। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट मैंने बता ही रखा है 18 होता है, तो 18 का मल्टीप्लाई करोगे 36 AMU हो जाएगा। इजी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे देखें अपन, ये क्वेश्चन है, अब इसमें यही लग रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताना है तुम्हें। यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसके में बोला जा रहा है कि अगर तुम कैल्शियम
कार्बोनेट को हीट करोगे तो हीट करने पर किस में ब्रेक होता है, वो CaO में, और साथ ही साथ CO2 भी प्रोड्यूस करता है। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो मेरे को सिर्फ 8.8 ग्राम क्या मिलती है, यहाँ पर CO2 मिलती है। तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे तो रिएक्टेंट जो है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास बराबर कर दो, इसी को अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहे हैं। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 11.2 ग्राम। माइनस करके देख लेना, दोनों को जोड़ोगे तो 20 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये हो गया लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अगला आता है अपने पास, ये सब छोटे छोटे लॉज हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए यार। पीवाईक्यू में डाल्टन के ऊपर भी आया, पहले आते थे काफी, अब नहीं आते शायद इतने। देखो अब यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या है कि हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन ही होना चाहिए। इसको इजी तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे अपन हमेशा वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला H2O ही लिखते हैं। क्या हम ये नहीं सोचते कभी कि ये नल से आया हुआ पानी है, तालाब से आया हुआ है, नदी से आया हुआ है, हैंडपंप से आया हुआ है? ये वाटर कहीं से भी आएगा, इसका फॉर्मूला यही रहेगा, रेशो भी यही रहेगा, मास का जो रेशो, परसेंटेज रेशो है वो भी सेम रहेगा। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसको कैसे बनाया गया और किस सोर्स से लाया गया, ये कहीं से भी आए, इसका जो रेशो है वो हमेशा 2:1 ही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चाहे इसको तुमने कहीं से भी उठा के लाए होंगे। बस इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ है ये। डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है ना, डेफिनेट का मतलब फिक्स वैल्यू है। तो ये जो लॉ बोलता है, ये बोलता है कि तुम किसी भी मॉलिक्यूल को उठाओ, वो कहीं से भी आया हो, किसी सोर्स से आया हो, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है और उसका रेशो है, उसके अंदर एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा सेम रहेगा। इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन निकालोगे सेम निकलेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन और हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा। 2 हाइड्रोजन हमेशा 1 हाइड्रोजन से ही रिएक्शन करेंगे, चाहे तुमने इसको कहीं से भी लाए हो, नल का पानी ले आओ, नदी का ले आओ, तालाब का ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका सोर्स क्या था। तो ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। किस किस से इंडिपेंडेंट होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से इंडिपेंडेंट है और साथ ही साथ सोर्स से इंडिपेंडेंट है। तुम कहीं से भी लाओ, उसका रेशो, उसका मास, परसेंटेज रेशो भी सेम रहेगा। अगला क्या है अपने पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने दिया था, ये कहीं उसका नाम नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन ने वही सेम चीज एटम की बात करी थी और कुछ भी नहीं है। इसने क्या बोला था, इसको भी आसान भाषा में अपन समझते हैं। जैसे अपने पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, N2O है, NO है, N2O3 है, NO2 है, N2O5, अलग अलग एक सिंगल एटम नाइट्रोजन ही अलग अलग टाइप से ऑक्साइड बना रहा है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे SO2 भी होता है, SO3 भी होता है, और कोई सा भी उठा लो तुम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो एक ही एटम ऑक्साइड से बार बार रिएक्ट कर रहा है और अलग अलग ऑक्साइड मतलब बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाए इसने। तो डाल्टन क्या बोलता है, मतलब ये जो लॉ है मल्टीपल वाला, मल्टीपल का मतलब क्या है, बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड बनने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड जब बनेंगे तो उनके अंदर जो मास का रेशो होता है वो सिंपल रेशो होता है, ये सब बोलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सब के अंदर अगर तुम देखोगे 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम और 16 ग्राम का मास रेशो निकाल लो, सबके मास रेशो लिख दिया अपन ने। तो डाल्टन बोलता है कि तुम किसी एक एटम को ना उसके मास को फिक्स कर दो। जैसे कि नाइट्रोजन का जो मास है वो 28 अपन ने फिक्स कर दी, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे वो मल्टीप्लाई करोगे 2 का, अब 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 28 आ रहा है। यहाँ पर भी अपन क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया। जब तुम इसमें नोटिस करोगे कि नाइट्रोजन का जो मास है वो तो हमेशा फिक्स रख रहे हैं अपन, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है वो 16, 32, 48, 64 और 80 होते जा रहा है। मतलब यहाँ पर वो डबल हुआ, यहाँ पर वो फिर 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो इसका जो रेशो है वो इस टाइप से निकलेगा। तो डाल्टन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जब 2 एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, कंबाइन करते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तब क्या होगा कि जो मास ऑफ वन एलिमेंट वो फिक्स मास होता है ना, उसको फिक्स रख दो। फिक्स्ड मास जो होता है किसी एक एटम का वो रेशो होता है स्मॉल होल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी अपन ने लिए भी है, और CO और CO2 भी हो गया। अगर इसके अंदर देखोगे तो कार्बन जो है वो दोनों जगह 12 ग्राम और नीचे भी 12 ग्राम, दूसरी जगह भी 12 ग्राम है। लेकिन ऑक्सीजन पहली जगह पे कितना है 32 और दूसरी जगह पे कितना हो रहा है वो
48। अगर इसमें देखोगे तो इन दोनों का जो रेशो है वो 2:3 होगा, और आगे रिएक्शन करता तो उस हिसाब से बढ़ते जाता। तो इस टाइप से बोलता है डाल्टन कि इनका जो सिंपल रेशो मतलब जो होल नंबर है वो एक रेशो के अंदर निकल के आता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। डाल्टन खत्म हो गया, पहला डेफिनेट भी हो गया और डाल्टन भी हो गया। अब आगे अपन देखें मल्टीपल वाला भी हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगला क्या है अपने पास, गेलुसेक। देखो अब ये जो गेलुसेक है ये क्या बोलता है, नाम पे मत जाना, बोला क्या उसने, सिंपल वही का वही है जो अपन ने अभी किसमें देखे हैं, मल्टीपल में देखो या डेफिनेट रेशो में देखो। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है वॉल्यूम के बारे में। अगर ये अपन किसी भी गैस को रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि जो गेलुसेक लॉ होता है वो गैस के लिए दिया जाता है ना, गैस के लिए। लेकिन अब तक अपन इसके पहले तक एटम या सॉलिड स्टेट की बात कर रहे थे। ये क्या बोलता है कि अगर मान लो 100 ml में हाइड्रोजन ले लेता हूँ और यहाँ पर 50 ml में ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो मेरे को वाटर कितना मिलेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरे को वाटर मिलता है 100 ml। ये कैसे हुआ, जब ये कंबाइन होंगे तो ये किस रेशो में रिएक्शन कर रहे हैं, इसको हाफ लेना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर रिएक्शन जो है वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, ये हाफ होगा ये 1 होगा, तो ये 1:1/2 में रिएक्शन कर रहे हैं। जब मैं इसको 1:1/2 में ही लूंगा तो ये यहाँ पर इतना ही बनेगा, 1 से 1 ही बन रहा है, 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लोगे तो H2 ही बनेगा। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कुल मिला के ये मैंने बैलेंस फॉर्म में लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो 100 वाला ml बना है ना, इस 100 ml के अंदर जब अपन देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आता है, पहले ही बताया है 2:1 आता है, 2:1 आता है। अगर मैं इसको अलग अलग डिफरेंट तरीके से देखूं भी तो इसमें क्या होगा कि 66% जो है और 33% यहाँ पर किसका वॉल्यूम होगा, ऑक्सीजन का, और 66% वॉल्यूम किसका होगा, हाइड्रोजन। तो ये कहता है यहाँ पर कि जब भी कोई गैस कंबाइन होती है और प्रोडक्ट फॉर्म करती है केमिकल रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन किस में करते हैं, सिंपल रेशो में। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 2:1 में। ऐसे तुम किसी को भी उठा करके देखोगे वॉल्यूम के रेशो में तो सिंपल रेशो ही निकल के आएगा, लेकिन उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर जो मोल अपन बार बार बोल रहे थे कि इतना मोल इतने मोल से रिएक्शन करता है, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन आधे मोल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो उनका जो रेशो है वो रेशो अंदर के जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर के एलिमेंट्स के रेशो में ही पता चलेगा अपने को कि इतना ml ये लग रहा है, इतना ml ये लग रहा है। जैसे 66 ml जो लग रहा है वो हाइड्रोजन है और 33 ml लग रहा है ऑक्सीजन, तो मिलाकर के 100 ml हो जाता है। ये गेलुसेक का लॉ है, छोटा सा है। फिर अगला आता है अपने पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, ये बोलता है सेम गेलुसेक का ही आगे जो पॉइंट है। गेलुसेक ने वॉल्यूम के बारे में बताया, डाल्टन ने या फिर प्राउस्ट ने जो अपन ने डेफिनेट या मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें मोल्स की बात की जा रही थी। इसने एवोगैड्रो ने क्या करा, मोल और वॉल्यूम को कंबाइन कर दिया। इसने बोला कि जो मोल होते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम और मोल को कंबाइन करा। और क्या बोला, ये अलग अलग गैस है, इससे अपने को अभी मतलब नहीं है, ये इसका मेन लॉ है। इसका लॉ क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो कुल मिला के एसटीपी जो पहले बताया एसटीपी होता है। एसटीपी पर अगर रिएक्शन करेंगे तो उनके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल भी होंगे। ये मॉलिक्यूल या पार्टिकल का मतलब वही n नंबर ऑफ मोल्स, उसकी बात हो रही। तो वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मोल्स। लेकिन ये किस पे अपन निकाल रहे हैं, सिर्फ एसटीपी पर, ये एसटीपी पे ही होगा। इसका रेशो वगैरह बनाएंगे तो V1/N1 V2/N2 आएगा। और अगर 3 गैस दी जाए तो उनको कैसे लिखेंगे अपन, V1/N1 रेशो V2 इक्वल करके रेशो में बनाएंगे, N2 आ जाएगा। और फिर और आगे जाओगे तो V3/N3 आ जाएगा। इस टाइप से अपन रेशो बनाते हैं। इसको अभी यूज करते हैं अपन। एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, ये क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें ना गलती ये हो जाती है अपने से, अपन डायरेक्ट रेशो जो दिख रहा है वही बता देते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, इक्वल मास लेना है। इक्वल मास तुम मन से मान लो 1 ग्राम मान लो, किसी का भी 1 ग्राम हाइड्रोजन मान लो, 1 ग्राम ऑक्सीजन मान लो, और 1 ग्राम क्या दी बोला है आगे, मीथेन बोला है, तो मीथेन का भी 1 ग्राम है। इस टाइप से बोला है कि सेम मास ले लो और किसी कंटेनर के अंदर, और उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है वो कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडेंटिकल कंडीशन है सभी के लिए, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशो है वो क्या होगा। सबका गिवन वेट सेम है ना, ये क्वेश्चन में गिवन वेट है, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, ये गिवन वेट है।
तो गिवन वेट 1 ग्राम दे दिया सभी का, और बोला है कि उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो क्या होगा। तो अभी अपन ने देखे भी है कि वॉल्यूम का रेशियो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है N। तो अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को 3 बार लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहे हैं अपन, हाइड्रोजन के लिए ले लो, ऑक्सीजन के लिए ले लो, और क्या ले लें अपन, मीथेन के लिए ले लो। तो उसको रेशियो को अपन किसके बराबर करेंगे, मोल्स के। तो मोल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन का मोल्स, फिर आएगा अपने पास ऑक्सीजन का मोल्स, और फिर आएगा अपने पास CH4 का मोल्स। अब यहाँ पर समस्या ये है कि उसने मोल का रेशियो नहीं पूछा है, उसने वॉल्यूम का रेशियो पूछा और तुम्हें यहाँ पर मास दिया हुआ। और अपन मोल कैसे बनाते हैं, तो मोल अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब ये मोल आगे अपन आने वाला है, उसमें समझेंगे भी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गिवन वेट 1 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 है। इसका गिवन वेट भी 1 है और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 32। 2 ऑक्सीजन है तो 32 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय CH4 का मैंने बता रखा है 16 होता है। इन सब का तुम सिंपल रेशियो बना दो। सिंपल रेशियो बनाओगे तो इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 32, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो 16, फिर क्या हो जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 2। इन सब में इकट्ठा करके क्या करो, 32 का मल्टीप्लाई करो। तो सबसे सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, 16, 1 और 2। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन था, 2014 का क्वेश्चन है। इसने दोनों को कंबाइन करा है। एक तरफ अपन ने देखे हैं कि गेलुसेक ने जो बोला है कि वॉल्यूम के फॉर्म में गैस कंबाइन होती है, और जो मोल्स होते हैं उसमें डाल्टन ने भी बात करी है और प्राउस ने भी बात करी है, अपन ने देखे भी है। तो उसने दोनों को मिला दिया एवोगैड्रो ने, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पर आकर के सारे नियम सब कुछ खत्म होते हैं, छोटे मोटे नियम है। तो टोटल कितने मिला के अपन ने नियम पढ़ लिए हैं, 4 लॉस तुम्हें याद रखने हैं। पहला कौन सा था अपने पास, डेफिनिट वाला था। डेफिनिट का मतलब क्या हो गया, फिक्स। एग्जाम्पल अपन ने कौन सा लिए हैं, फिक्स वाले का। तो H2O लिए हैं कि इसके अंदर के जो मास रेशो या फिर एटम का रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा। फिर उसके बाद देखे थे अपन ने मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो अगर मान लो कार्बन ऑक्साइड भी बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है और CO2 भी बना रहा है, तो इन दोनों जो साइड एटम है उनका जो रेशो है वो सिंपल रेशो होता है। फिर उसके बाद अपन ने देखे कि गेलुसेक का लॉ क्या होता है। गेलुसेक ने बताया था कि जब भी गैस कंबाइन होती है तो वो वॉल्यूम के रेशो में कंबाइन होती है और मोल के रेशो में कंबाइन नहीं होती है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर। लास्ट वाला अपन ने देखे थे एवोगैड्रो। अब जो एवोगैड्रो है उसने क्या करा, गेलुसेक को भी मिला दिया और बाकी चीजों को भी मिला के बोला कि जो वॉल्यूम है वो मोल्स की क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब और भी बेसिक चीजें आने वाली, डेंसिटी आएगी आगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अपन देखते भी हैं कि यार बर्फ जो है पानी पे तैरता रहता है, तो अपन ने बर्फ का जो डेंसिटी है वो पानी के साथ कंपेयर करें। तो अपन ने क्या करें, किसी एक को रेफरेंस लेने के लिए वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी जो डेंसिटी होती है उसको आइडियल मान लिए। तो अपन अब किसी की भी डेंसिटी निकालेंगे तो वाटर से कंपेयर करके निकालेंगे। एक तरफ मतलब वाटर के अंदर उसको डुबो के देखेंगे, उसकी डेंसिटी मेजर करके देखेंगे इसके कंपैरिजन में। तो अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, वाटर के साथ, और वो भी वाटर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ की डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, 1 kg पर मीटर क्यूब होती है, या ग्राम में लोगे भी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये फिक्स होती है 4 डिग्री के लिए। और ये पानी सबसे नीचे तालाब का बताया भी था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऊपर आओगे तो कम टेम्परेचर होता है, फिर बढ़ता रहता है। वो टेम्परेचर बढ़े या कम हो, इसका ग्राफ भी होता है इस टाइप से। डेंसिटी, अगर इधर अपन डेंसिटी ले भी रहे हैं और इधर टेम्परेचर ले रहे हैं, तो डेंसिटी और टेम्परेचर का रेशो जो होता है, मतलब ग्राफ जो होता है वो इस टाइप से आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी कम होगी, टेम्परेचर घटाओगे तब भी कम होगी, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है। तो अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए किसी भी लिक्विड की कंपेयर किससे करते हैं अपन, उसको वाटर से। तो एक फॉर्मूला भी बन जाता है, ऊपर सब्सटेंस की डेंसिटी ले लेते हैं और नीचे किसकी ले लेते हैं, वाटर की। अगर मान लो मेरे को गैस का मेजरमेंट लेना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है किसकी, गैस की, तो अपन क्या करेंगे, वाटर से कंपेयर नहीं करेंगे, फिर अपन उसको एयर से कंपेयर करेंगे। और एयर में भी अपन सबसे हल्की गैस ले लेंगे। अब वो हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। तो अपन वेपर डेंसिटी नाम दे देते हैं उसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो अपन एयर से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो वेपर डेंसिटी होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। एयर से कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो अपन ने फिक्स कर दिए कि उसको अपन किससे कंपेयर करने वाले हैं, हाइड्रोजन से।
हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी ले लेंगे। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी आगे आएगी भी और होती है इसकी 0.089 ग्राम 89 ग्राम पर ml के हिसाब से होती है कि 1 ml के अंदर इतना मास होता है, मास बाय वॉल्यूम अपन ले रहे हैं उस हिसाब से निकाल लेते हैं। अब देखो आगे क्या है, ये मैं ml बोल रहा हूँ, यहाँ पर लीटर आएगा, ml में तो ज्यादा होगी, अपन इसको लीटर में निकालते हैं, ग्राम पर लीटर। अब इसकी जो डेंसिटी होती है उससे कंपेयर कर लो तो किसी की भी वेपर डेंसिटी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, तो वेपर डेंसिटी बनाने के लिए अपन किसी भी XYZ गैस को ले लो और उसको नीचे डिवाइड कर दे किससे, अपन हाइड्रोजन की डेंसिटी से, तो ये जाकर के जो वैल्यू बनेगी वो किसकी वैल्यू बनेगी, वेपर डेंसिटी। लेकिन कोई भी क्वेश्चन में अपन वेपर डेंसिटी यूज नहीं करते, है ना। अपन ज्यादातर अपने को क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दिया जाएगा या उसका एटॉमिक मास दिया जाएगा, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकर के आएंगे वापस से mu के साथ, उसके मास के साथ डेंसिटी को रिलेशन बनाएंगे, वेपर डेंसिटी को। कैसे बनाएंगे, डेंसिटी ऑफ गैस अपन A ले लो, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ले लो, कंपेयर करेंगे अपन दोनों को। लेकिन अपने को डेंसिटी डायरेक्ट तो पता नहीं है, तो अपने को उसका मास पता रहेगा, जो भी गैस देगा या एटम देगा, मॉलिक्यूल देगा, तो उसके मास को अपन ले लेते हैं, हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करते हैं और दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम ले लेते हैं। क्योंकि डेंसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम, तो दोनों का अगर वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास मास बचेगा। तो ऊपर अपन अब जो भी एक एटम का मास है उसको Na पार्टिकल में कन्वर्ट कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राम के हिसाब से। अभी अपन अगर सिंगल एटम लेंगे तो mu के हिसाब से रहेगा। तो इसको कन्वर्ट करके अपने पास ये फॉर्मूला बनता है कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के हाफ कर दो तो वो बन जाएगी वेपर डेंसिटी। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल में होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। क्या ये कहीं पर यूज आएगी, बहुत रेयर चांस है कि किसी क्वेश्चन में यूज होगी ये, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, इक्का दुक्का, कभी टेस्ट पेपर में ज्यादा आते हैं, एग्जाम में तो ये वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट अब ज्यादा नहीं आता, MP PMT में ज्यादा आता है। तो इतनी चीजें भी क्लियर है, वेपर डेंसिटी से अपन मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। अगली चीज जो आती है वो मोलर वॉल्यूम आता है। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है, STP का जो वॉल्यूम होता है उसको अपन बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब एक मोल का किसी भी गैस को उठा लो और एक मोल को तुम इस कंडीशन पे रख के देखो, ये कंडीशन क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या एक बार या एक एटीएम, लगभग एक एटीएम भी ले सकते हैं अपन, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये लिखा हुआ डिफरेंस 1 एटीएम जो है वो 1.01325 बार के बराबर होता है, लगभग बराबर भी ले लोगे तो अपन यहाँ पर एक मोल गैस को क्या करेंगे, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर खुला छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि वो कितने एरिया में फैल सकती है। तो पता चलता है कि वो कितने एरिया में फैल सकती है, 22.7 लीटर एरिया कवर कर लेती है एक मोल वाली जो गैस होती है इस कंडीशन पे। तो अपन अब हमेशा याद रखेंगे कि जब भी मैं कहीं पर STP का नाम लूंगा तो ये कंडीशन तुम्हें रिकॉर्ड होनी चाहिए कि इसमें टेम्परेचर अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, प्रेशर अपन जो है वो 1 बार लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक में इसको अपन 1 ATM के हिसाब से ही ले लेते हैं, और जो वॉल्यूम होता है गैस का वो एक्सपेंड कर जाता है 22.7 लीटर तक। लेकिन बहुत सारी बुक में अगर ATM लेके सॉल्व करोगे तो 22.4 होता है। अब बहुत सारी बुक में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अपन PYQ लगाते हैं या किसी भी बुक को लगाओगे स्टैंडर्ड बुक को, तो वो 22.7 नहीं लेते, 22.4 लीटर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है NCERT के अकॉर्डिंग तो वो 22.7 लेते हैं, माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। तो STP में ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। सब कुछ बेसिक ही बेसिक चल रहा है अब तक। अपन ने 4 लॉस भी देख लिए, डेंसिटी भी देख ली है। अब बारी आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, अब यहाँ पर बहुत सारे एटम जैसे कि नोबल गैस होती है सिंगल एटम के फॉर्म में मिलती है, लेकिन बहुत सारे एटम ऐसे भी होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे गैसेस होती है। गैस बहुत सारी हेलोजन गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जितने भी एटम होंगे उसको अपन उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब एटॉमिसिटी जो है वो हो सकती है मोनो एटॉमिक, या हो सकता है डाई एटॉमिक, या हो सकता है ट्राई एटॉमिक। अब मैं ट्राई एटॉमिक तक क्यों जा रहा हूं, क्योंकि कुछ गैस ट्राई एटॉमिक फॉर्म में भी मिलती है। अब उससे ज्यादा होगी तो अपन उसको क्वाड्र एटॉमिक तो नहीं बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पॉली एटॉमिक। ट्राई के बाद अपन डायरेक्ट पॉली एटॉमिक पे चले जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से एटम्स जो हैं वो मोनो होते हैं, डाई होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस कौन कौन सी आती है,
हीलियम, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये सब सिंगल मिलती है। अपन जो मेटल्स होती हैं उनको भी सिंगल मान के ही चलते हैं, सिंगल सिंगल ले लेते हैं। हालांकि वो एलिमेंट्स के फॉर्म में टुकड़ों में रहती हैं, ऐसे एलिमेंट्स बना लेती है, धातु बना लेती है बड़ी बड़ी, तो सिंगल एटम तो उसमें भी नहीं मिलता। लेकिन जब भी अपन मेटल की बात करते हैं तो अपन मेटल में क्या करते हैं, सिंगल ही एलिमेंट्स को उठाते हैं, सिंगल एटम को उठाते हैं। लेकिन जब डाई एटॉमिक की बात आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब अपन मोल बनाएंगे ना तो अपन मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो उनका नेचर भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं वो अपने पास कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन गैस है, H2 के फॉर्म में मिलेगी, ऑक्सीजन होती है O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब डायटोमिक होती है। ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में हालांकि, लेकिन उसको अपन Br2 लेते हैं और ये I2 होती है। ये सब जो होती हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगी अपने को, डायटोमिक के फॉर्म। बस इतनी याद रख लेना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका हमेशा मॉलिक्यूलर वेट लोगे तो डबल डबल करके लोगे। एक हाइड्रोजन का नहीं लेना, हमेशा दो, ऑक्सीजन में भी डबल, नाइट्रोजन में भी डबल, फ्लोरीन में भी डबल, क्लोरीन में भी डबल। मैं बता ही देता हूँ क्योंकि आगे कभी ना कभी तो यूज होगा ही। इसका जैसे 2 ग्राम होगा, एक का 1 ग्राम है तो 2 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसका लोगे नाइट्रोजन का 14 है तो डबल ले लो 28 ग्राम, इसका कितना था अपने पास 9 का डबल 18, 19, 19 का तो हो जाएगा 38 ग्राम। हालांकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्शन कर, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, इसको यूज नहीं करते अपन। क्लोरीन जो होता है उसका कितना होता है 31 ग्राम, सॉरी 71 ग्राम। ब्रोमीन वगैरह इनको छोड़ दो, कोई मतलब की नहीं। ट्राई एटॉमिक की बात करें कि कुछ गैसेस जो होती है वो ट्राई एटॉमिक फॉर्म में भी मिलती है, जैसे कि ओजोन। मैं यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो उनका नेचुरल एग्जांपल ही ले रहा हूँ, मैं कोई कंबाइन करके कंपाउंड नहीं बना। कंपाउंड बनाएंगे अपन पॉली एटॉमिक में कंपाउंड बना देंगे सारे। तो जो O3 होती है, जब क्वेश्चन में बोले ओजोन तो ओजोन को तुम्हें ट्राई एटॉमिक लेना है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 48 ग्राम होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। पॉली एटॉमिक तो भरी पड़ी है, CH4 है और कौन सी अपन ले लेते हैं, CO2 है। ट्राई एटॉमिक में आना चाहिए पर अपन अब सबको पॉली एटॉमिक में डाल देंगे। NH3 है, ये सब के सब क्या होते हैं, बहुत सारे। अच्छा, इसका एग्जांपल NCERT बोलती है कि S8 जो है रोम्बिक सल्फर होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, अपन रोम्बिक लिख देते हैं। और रोम्बिक जो सल्फर होता है वो S8 के फॉर्म में मिलता है। ये 8 है, मतलब सल्फर अकेला नहीं मिलता, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर मिलेगा अपने को तो वो S8 के फॉर्म में मिलेगा। 8 सल्फर के एटम्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, तो पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आएगा भी जब भी, तो अपन इसके क्या करेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको अपन डायटोमिक फॉर्म में इनका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब सवाल ये आता है कि तुम मोल कैसे बनाओगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पूरे कोई सा भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो मोल बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, मोल के बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। इसको समझो कि अपने पास मोल बनाने के कितने तरीके। देखो, मोल कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि जो 1 मोल होता है वो एक नंबर है। जैसे दर्जन मतलब 12 होता है, केले से उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही 1 मोल सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर था 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ पर अपन ले रहे हैं पार्टिकल। पार्टिकल बोलो या एंटिटीज बोल दो, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे। अपन यहाँ पर पार्टिकल ले रहे हैं। अगर इतनी क्वांटिटी में तुमने कोई चीज को इकट्ठा कर लिए तो वो बन जाता है 1 मोल के बराबर। लेकिन हर बार अपन क्या इसी से 1 मोल बनाएंगे, तो इससे 1 मोल हर बार नहीं बना पाएंगे। मोल बनाने के अपने पास 3-4 तरीके होते हैं। 4 तरीके अपन लिख लेते हैं, चौथा हालांकि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहले मोल बनाने का पहला तरीका, अगर तुम्हें मान लो गिवन वेट दिया हो, क्वेश्चन में गिवन वेट हो, तो गिवन वेट होगा तब क्या करोगे मोल बनाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, जो गिवन वेट है उसको तुम डिवाइड करोगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। और सभी का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मैं इसको MW लिख देता हूँ शॉर्ट। तो पहला तरीका है मोल बनाने का, जब क्वेश्चन में उसका वेट दिया हो ग्राम में, ये ग्राम में होना चाहिए, है ना, ग्राम में होगा, क्योंकि और ज्यादा तोड़ नहीं सकते MU में, अपन उसको ग्राम में ही लेंगे अपन। तो गिवन वेट अगर ग्राम में दिया है तो गिवन वेट बाय क्या कर देना, मॉलिक्यूलर वेट। मोल को अपन N से रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाकर के। गिवन वेट का फॉर्मूला क्या रख देते हैं अपन, गिवन वेट है तो उसको अपन स्मॉल m से शो करेंगे, आगे अपन स्मॉल m से शो करेंगे। और अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखना होगा तो अपन MW से शो करेंगे। ये पहला फॉर्मूला बनता है अपने पास।
कि अगर मोल बनाना है तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन तरीका क्या है, अगर तुम्हें मान लो कि क्वेश्चन में कोई नंबर दिया जाए, नंबर हालांकि बहुत बड़ा होगा, अगर नंबर गिवन है क्वेश्चन में, अब नंबर गिवन है तो नंबर को अपन n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर नंबर गिवन है तब अपन क्या करेंगे, ये अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में या बहुत पहले ही पढ़ लिए थे कि 1 मोल इतने नंबर के बराबर होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने दिया था, तो अपन क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसको मोल बनाने के लिए नंबर डिवाइडेड बाय Na कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो मोल इक्वल में हो जाएगा गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा Na के रिस्पेक्ट में ही देगा। पावर इतनी होगी या हल्की फुल्की 20, 21, 23 ये इस तक जा सकता है, 24 तक भी जा सकता है, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत कम दे दी ना तो ये कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक कर देगा, अपने साथ प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो मोल बनाने के लिए जब वो वैल्यू देगा तो बड़ी देगा। ऐसे बोले 4 एटम 5 एटम, तब वो यूज नहीं करना है अपने को, उसके लिए अपन देखेंगे दूसरी मेथड। तो गिवन वेट दिया जाएगा तो अपन गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। जब भी नंबर दिया जाएगा तो नंबर को अपन किससे डिवाइड कर देंगे, Na से। थर्ड नंबर पे आता है अपने पास, अगर मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया जाए, और ये जो वॉल्यूम है ये होना चाहिए किस पे, एसटीपी पर। अभी थोड़ी देर पहले ही देखे अपन ने कि अगर वॉल्यूम एसटीपी पर होगा लीटर में, तो वॉल्यूम जो होता है 1 मोल का वो किसके बराबर होता है, तो 1 मोल एक्सपेंड करती है 22.7 लीटर, या उसको अपन 22.4 भी ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम 22.4 लेना है अपने को। 1 मोल इतना एक्सपेंड करेगा। तो अगर मेरे को एसटीपी पर वॉल्यूम दिया जाएगा लीटर में, तो उसको मोल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन एसटीपी का ध्यान रखना एसटीपी पर ही होना चाहिए। अब उसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 22.7, 22.4 ले रहा हूँ यार मैं, 7 नहीं लेंगे अपन, क्वेश्चन में 22.4 लेते हैं बार बार। तो ये जो मोल बनाने का तरीका है, इसमें वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे अपन किससे, 22.4 से। तो पहला तरीका है मोल बनाने का, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसको रटो, बार बार रटो, याद करो बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर मोल बनाते नहीं आया ना तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहली तरीका है, तो पहली टेक्निक है अपने पास, मोल बनाते आना चाहिए। अगर मोल नहीं बनाते आएगा तो क्वेश्चन की शुरुआत भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो पहला तरीका है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा तरीका है नंबर दिया जाए उसको Na से डिवाइड कर दो। तीसरा तरीका है अगर वॉल्यूम दिया गया है तो एसटीपी पर दिया जाना चाहिए वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम देगा तो उसके लिए भी तरीका है, वो भी बताऊंगा मैं। तो वॉल्यूम अगर एसटीपी पर दिया गया तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दो। चौथा तरीका क्या है कि मोलरिटी, जो हालांकि अपन उसमें पढ़ते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, अगर मोलरिटी दी हुई है तब क्या करोगे। तो मोलरिटी दी जाए तो मोलरिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलरिटी इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर लेते हैं अपन किसके, सॉल्यूट के, और नीचे अपन ले लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कभी कभी क्या होता है, ये भी दे देता है, मोलरिटी भी दे देता है, तो वॉल्यूम ले लेते हैं पूरे सॉल्यूशन का लीटर में, तो लीटर में ही लेना है, इस बात का ध्यान रहे। तो मोल बनाने के लिए एक तरीका क्या है, m और v का मल्टीप्लाई कर दो लीटर में, अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया जाए, मोलरिटी और उसका मल्टीप्लाई कर देना है अपने वॉल्यूम का लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा तो भी मोल बनाया जा सकता है। हालांकि ये तरीका अपन अभी यूज नहीं करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में, सॉल्यूशन में, या बहुत सारे दूसरे चैप्टर आएंगे वहां यूज करेंगे। इस चैप्टर में अपन क्या क्या यूज करने वाले हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, और गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। अब ये सवाल आता है कि क्या वॉल्यूम हमेशा एसटीपी पर ही देगा क्वेश्चन में, नहीं। एक साल ऐसा था जब उन्होंने एसटीपी का यूज नहीं करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब वॉल्यूम एसटीपी के बिना दिया जाए, जब वॉल्यूम एसटीपी के बिना दिया जाएगा तब अपन क्या करेंगे, तो अपन उस वॉल्यूम को पहले चेंज करेंगे डेंसिटी में, डेंसिटी या मास में। डेंसिटी देगा जब भी वॉल्यूम देगा, जैसे कि वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का ही देता है जनरली, उस साल भी वाटर का ही दिया हुआ था, तो वाटर की डेंसिटी अपने को पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब उसमें डेंसिटी क्वेश्चन में वर्ड यूज नहीं करा था, सिर्फ वॉल्यूम दिया था विदाउट एसटीपी, एसटीपी का यूज नहीं किया था। तब अपन क्या करेंगे, अपन डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इक्वल में मास बाय वॉल्यूम होता है। यहां से मैं बना लूंगा मास, गिवन वेट। मास बनाऊंगा कैसे, डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। क्या डेंसिटी क्वेश्चन में दी रहेगी, बिल्कुल नहीं दी रहेगी। तुम्हें याद होना चाहिए पहले से ऑलरेडी कि इसकी डेंसिटी वाटर की लेनी है अपने को 1 ग्राम, जितना वॉल्यूम बोला है
अब जनरली यहाँ पर जो वॉल्यूम बोला था उसने 1 ml बोला था, तो 1 ml में तुम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ग्राम ही बन जाएगा। इस टाइप से उस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें मास बनाना पड़ा। अब ये अगर तुमसे मास बन गया तो उसको तुम पहले वाले फॉर्मेट में रख देना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला जो पहला फॉर्मेट अपन ने देखे, तो इन्हें अच्छे से रिकॉल करो, थोड़ा सा पानी वानी पी ले यार। इतनी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। पता नहीं लेक्चर कब चालू हुआ था, 3 बजे शायद। चलो यहाँ तक आप वो फोटो देख लेते हैं जो मैंने शॉर्ट में बनाई, ये वाली। तो मोल अगर बना सकोगे तो मोल से तुम मास में, मास को मोल में, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में, फिर मास को पार्टिकल के नंबर में, या उस नंबर को मोल में, या मोलरिटी को मोल में, या मोल को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो अगर मान लो तुम्हें गिवन वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, अगर मास दिया जाएगा, गिवन वेट दिया जाएगा, तो डायरेक्ट तुम डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से, मॉलिक्यूलर वेट से। तो ये फॉर्मूला बन गया कि जब इधर जाना है अपने को तो मोल बनेगा, तो मोल को गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। लेकिन अगर मोल से मेरे को मास बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका? इस मॉलिक्यूलर वेट का मोल में, तो मेरे पास यहाँ पर मास वापिस बन जाएगा। तो मास बनाने के लिए अपन मोल इंटू में मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, इस टाइप से। लेकिन जब मास दिया जाएगा तो मोल बनाने के लिए अपन डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन मोल दिया जाएगा तो मास बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देना, उल्टा उल्टा करना है। जैसे यहाँ पर देखोगे, अगर मान लो तुम्हें वॉल्यूम दिया गया तो वॉल्यूम से मोल कैसे बनाओगे? अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी वॉल्यूम दिया जाएगा, लेकिन एसटीपी पर होना चाहिए। इस बात का तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एसटीपी क्वेश्चन में नहीं बोला है तो पूरी टेक्निक ही बदल जाएगी, तुम्हारी मेथड ही बदल जाएगी सॉल्व करने की। वॉल्यूम लीटर में एसटीपी पर दिया जाएगा तो 22.4 से उसको डिवाइड कर देना तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मोल से वापस मेरे को वॉल्यूम बनाना है तो वॉल्यूम बनाने के लिए मैं जो मोल दिया जाएगा उसमें 22.4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम बन जाएगा वापस। वैसे यहाँ पर अगर मान लो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल दिया और मोल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल बनाने के लिए उसका डिवाइड कर देंगे अपन किससे? Na से। अगर मेरे को यहाँ पर मोल पे जाना है, ये थोड़ा सा एरो शायद गड़बड़ हो गया। अपने को अगर मान लो मोल पे जाना है तो अपन मोल बनाने के लिए क्या करेंगे? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय Na, तो अपने पास मोल बन जाएगा। अगर मोल से मेरे को वापस पार्टिकल पे आना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी अपने पास नंबर निकालना है तो नंबर निकालने के लिए n स्मॉल n इंटू में Na कर दूंगा। कुल मिला के उल्टा पुल्टा करना है तुम्हें। जब भी मोल बनाओगे तो डिवाइड करना है, हर बार याद रख लो। जब भी मोल से तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर जैसे मास बनाना है, वॉल्यूम बनाना है, पार्टिकल बनाना, तो हर बार तुम मल्टीप्लाई करते जाना। तो जब जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक पर्टिकुलर नंबर बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, मास बन जाएगा। जब जब डिवाइड करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मोल। अगर मोल बनाते नहीं आएगा तो आगे तुम्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो मोल से ही होने वाली। तो इतने तरीके तो कम से कम तुम्हें याद होना चाहिए। क्या क्या तरीके हैं अपने पास, तो एक साथ ही लिख देते हैं अपन। मोल बनाना है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन? गिवन वॉल्यूम एसटीपी पर, ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसटीपी पर ही होना चाहिए। अगर एसटीपी पर नहीं है तो वो डेंसिटी से मास बना करके फिर वापस गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट पे आना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या आएगा अपने पास? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये 3 तरीके तो कम से कम इस चैप्टर के अंदर तुम्हें आना चाहिए। बाकी जो चौथा तरीका है वो बाद में सीखेंगे अपन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। ये मोल बनाने का तरीका है। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है? वेट बनाना है, तो मोल में सबका मल्टीप्लाई करते जाओ। मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करूंगा, गिवन वेट बन जाएगा। अगर मेरे को वॉल्यूम बनाना है तो मोल में मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 का लीटर में। अगर मान लो मेरे को क्या बनाना है? नंबर बनाना है। नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए पीवाईक्यू में। नंबर बनाना है कोई भी पार्टिकल का, आयंस का, तो नंबर बनाने के लिए मोल में मल्टीप्लाई कर दूंगा Na का। अगर इतनी चीजें तुम्हें आती हैं तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन अब कर जाओगे। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है वो अपन समझेंगे। इतना रिकॉल तो करो कम से कम, फिर आगे अपने पास काफी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना। मोल कैसे बनाना ये क्लियर हो गया।
जब वॉल्यूम दिया जाएगा तब क्या करोगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है उनको अपन सीखेंगे। ठीक है, अगली क्लास और लेनी पड़ेगी यार, 1 घंटा हो गया है। अब अगली क्लास में अपन पूरा खत्म कर देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ लेंगे, बैलेंस सेक्टर भी पढ़ लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। फिर और क्या क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ यील्ड भी आ जाएगा और परसेंटेज ऑफ एटम भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये सब चीजें तो पढ़नी है अपने को, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर या मास निकालना, वॉल्यूम निकालना, बहुत सारी चीजें हैं अभी अपने पास। इतनी चीजें बची हैं। अब अगली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बाकी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपन लास्ट तक इसको खत्म करेंगे। अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बच रहे हैं आप तुम्हारे, लेंगे अगली क्लास। तब तक के लिए पढ़ना, ठीक है। 1 घंटा खत्म हुआ, बाय बाय।